नमस्कार दोस्तों। 15 अगस्त 1975 को जहां आज़ादी की वर्षगांठ मनाई जा रही थी, वहीं एक और इतिहास लिखा गया। फिल्म रिलीज हुई शोले, और शोले रिलीज हुई बॉम्बे में, जिसने आज तक भारत के फिल्म इतिहास को बदल कर रख दिया। दोस्तों, भारत में जो फिल्में सबसे बड़ी फिल्में मानी जाती हैं, उनमें मुगले आजम और मदर इंडिया का नाम लिया जाता है। इससे पहले अशोक कुमार की एक फिल्म थी किस्मत, जो कहा जाता है कि कोलकाता में, आज के कोलकाता उस समय कलकत्ता में, वो लगातार 3 वर्ष तक चली थी। शोले मुंबई में जब रिलीज हुई तो वो मिनर्वा थिएटर में लगातार 6 वर्ष चली, और उसे 6 वर्ष बाद भी इसलिए बदला गया कि उन्हीं मेकर्स और उसी टीम की एक फिल्म और आई जिसका नाम था शान, रमेश सिप्पी साहब और जीपी सिप्पी साहब की। तो शान के लिए शोले को उतारना पड़ा, क्योंकि वे उसी थिएटर में उसे रिलीज करना चाहते थे। दोस्तों, शोले एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली ऐसी कहानी है जो भारतीय फिल्म उद्योग का जब भी नाम लिया जाएगा, शोले का नाम जरूर लिया जाएगा। शोले से हर एक भारतीय की जो उस समय है कुछ न कुछ यादें जुड़ी हुई हैं, और मैं जो यादें आपसे शेयर करूंगा वो बहुत ही स्पेशल है। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, आपको कुछ अनूठी जानकारी मैं इसमें देने की कोशिश करूंगा। पहला भाग, हम शोले के बनने की बात आती है। रमेश सिप्पी साहब जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने गए थे, जीपी सिप्पी साहब बड़े प्रोड्यूसर थे और अच्छे पैसे वाले आदमी थे। मैंने 1980-81 के दौर में मुंबई जब हम पहली बार गए तो उनका घर के सामने से कई बार गुजर कर घर देखा था। तो जीपी सिप्पी साहब के लाडले थे रमेश सिप्पी साहब, उन्होंने उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने भेजा। लेकिन रमेश सिप्पी साहब का मन पढ़ाई में वहाँ नहीं लगा, वो वापस लौटे और उन्होंने फिल्म मेकिंग में अपना भाग्य आजमाया। और पहली फिल्म उन्होंने अंदाज बनाई, जिसमें शम्मी कपूर और हेमा मालिनी दोनों ही विदुर यानी जिनकी पत्नी की डेथ हो गई हो और जिसके पति की डेथ हो गई हो, उनको लिया। शम्मी कपूर और हेमा मालिनी दोनों ही के साथ राजेश खन्ना का स्पेशल अपीयरेंस रखा गया। सारे गाने उस फिल्म के बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग्स हैं, अगर आप देखना चाहें तो आज भी देखें। एक गीत राजेश खन्ना पर पिक्चराइज इतना हिट हुआ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, लेकिन दूसरे गीत भी जबरदस्त हैं। राजेश खन्ना साहब का काम बहुत लंबा नहीं है उस फिल्म में, लेकिन कमाल यह है कि उस समय वो बहुत बड़े स्टार बन चुके थे। है, ये फिल्म बहुत अच्छी चली, और इसके बाद सीता और गीता फिल्म आई, सलीम जावेद साहब की लिखी हुई, और वो फिल्म हेमा मालिनी के लिए नंबर 1 हीरोइन बना गई। उसमें संजीव कुमार और धर्मेंद्र भी थे, जो एक सीता के साथ संजीव कुमार और गीता के साथ धर्मेंद्र। और उस फिल्म में कमाल की कॉमेडी थी, जो राम और श्याम का रीमेक कहलाई थी, लेकिन फिल्म अलग तरीके से लिखी गई थी। और उस फिल्म के बाद जीपी सिप्पी साहब चाहते थे अपने बेटे को और बड़ी फिल्म के लिए एक और बड़ा निर्देशक बनाना। सलीम जावेद साहब ने उन्हें 2 कहानियां सुनाई। एक थी मजबूर, जो बाद में जो रवीना टंडन जी के पिताश्री थे, उन्होंने बनाई। बहुत अच्छी फिल्म है वो, और उसमें एक ब्रेन ट्यूमर जिसके मस्तिष्क में है, वो भी रोल अमिताभ जी ने किया। तो उस की कहानी थी कि वो किस तरह एक हत्या के केस को अपने ऊपर ले लेता है, अपनी फैमिली के लिए ले लेता है, क्योंकि उसे पता था कि उसका जीवन लंबा नहीं है। दूसरी कहानी सुनाई सेना के एक रिटायर्ड मेजर या कर्नल की, जो कोर्ट मार्शल हुए 2 सेना के अफसरों को लेकर अपने साथ एक डाकू ने जो उसके परिवार की हत्या की थी, उससे बदला लेने की। इन 2 फिल्मों में से जीपी सिप्पी साहब को पसंद आई
ये वाली कहानी, लेकिन इसमें एक चेंज वो चाहते थे कि इस कहानी को बनाया जाए। उन्होंने इसको डिटेल में लिखने के लिए कहा, और उस समय सलीम जावेद जो जंजीर से एक बहुत बड़े राइटर बन चुके थे, और जंजीर की कीमत कहते हैं कि बढ़ते 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 1 लाख रुपए हो गई थी। उन्होंने 75,000 जीपी सिप्पी साहब ने शोले की स्क्रिप्ट के लिए कहते हैं उनसे तय किया, और शोले के लिए उन्होंने एक चेंज चाहा। उन्होंने कहा अगर हम आर्मी ऑफिसर की फिल्म बनाते हैं तो उसकी शूटिंग के लिए हमें कई जगह से परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसमें इफ एंड बट आ सकते हैं, क्योंकि ये दौर जो था ऐसा था कि बहुत सारी तैयारियों की ज़रूरत उस समय पड़ती थी। तो इसलिए उन्होंने कहा इसमें चेंज करो, और उसको जो आर्मी ऑफिसर था उसकी जगह जो रोल संजीव कुमार जी ने किया उसको बाद में पुलिस अफसर का रोल बना दिया गया। अब बात आई कि इसकी शूटिंग कहाँ हो। रमेश सिप्पी चाहते थे कि इसकी शूटिंग चंबल या राजस्थान में ना की जाए, क्योंकि उससे पहले डाकुओं की तमाम फिल्मों की शूटिंग यहाँ हो चुकी थी। उन्होंने लोकेशन की तलाश में कार से लंबा सफ़र किया, और उनकी तलाश जाकर पूरी हुई बेंगलोर से करीब 40-45 किलोमीटर दूर रामनगरम में। रामनगरम को देखते ही उन्हें लगा यही है शोले की शूटिंग का बढ़िया स्थान। वहाँ उन्होंने देखा यहाँ गांव भी बसाया जा सकता है, यहाँ जो गब्बर का ठिकाना है वो भी दिखाया जा सकता है, और यहाँ ठाकुर की हवेली भी बनाई जा सकती है। तो उन्होंने, और यहाँ बेंगलोर से आ जाकर शूटिंग भी हो सकती है। तो ये स्थान चयन करके हजारों लोगों की उन्होंने टीम वहाँ लगा दी, और गांव का निर्माण और टंकी और ये जो सेट आप शोले में देखते हैं वो सारे का निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया। बात उसी समय कास्टिंग की चल रही थी, तो सबसे पहले नाम आता था कि इसमें ठाकुर कौन हो। ठाकुर के रोल के लिए, क्योंकि ये कहा जब नरेशन हुआ तो उस समय सलीम जावेद कहते थे ये कहानी ठाकुर की और गब्बर की है। तो धर्मेंद्र जी ने एक बार इच्छा जाहिर करी, क्योंकि ये बहुत पावरफुल रोल था इसके लिए, लेकिन बाद में उन्हें लगा रमेश सिप्पी साहब को कि इसके साथ सबसे अधिक न्याय कर पाएंगे संजीव कुमार, और उन्होंने सीता और गीता में ये महसूस कर लिया था कि धर्मेंद्र और हेमा के दिल में कुछ न कुछ एक दूसरे के लिए चल रहा है। तो सिप्पी साहब ने मजाक में धर्मेंद्र जी से कहा कि वीरू का जो रोल है उसमें हेमा के साथ काम करने का मौका मिलेगा, और उसके बहुत सारे रंग हैं, उसमें कॉमेडी भी है, उसमें एक्शन भी है, और ट्रेजेडी भी है। तो धर्मेंद्र उसके लिए तैयार हो गए। दूसरा रोल आया तो संजीव कुमार जी आ गए ठाकुर के रोल के लिए, और फिर आए अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन से पहले इस रोल के लिए जीपी सिप्पी साहब शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र, शशि कपूर पर विश्वास कर चुके थे। उस समय अमिताभ बच्चन एक तरह से रास्ते का पत्थर, और दूसरी एक फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा, उनमें सलीम जावेद साहब उन्हें देखकर जंजीर के लिए रिकमेंड कर चुके थे। वो जंजीर में काम कर रहे थे, जंजीर रिलीज नहीं हुई थी। उनको भी पता लगा कि जया भादुड़ी और अमिताभ बच्चन में भी जंजीर की शूटिंग के समय कुछ कनेक्शंस बन रहे हैं, तो उन्होंने उनको रिकमेंड किया। तो खैर जया भादुड़ी जी और अमिताभ बच्चन जी इस फिल्म में आ गए। हेमा जी उस समय तैयार नहीं थी, क्योंकि वो बहुत बड़ी स्टार बन चुकी थी। उन्हें लगा कि ये फिल्म एक तो मेरी नहीं है, दूसरी इस फिल्म में मेरा रोल छोटा है, तो उन्होंने थोड़ा सा आनाकानी की। लेकिन जब रमेश सिप्पी साहब ने उनसे अनुरोध किया और कहा कि नहीं ये रोल आपका बहुत हिट होगा, तो हेमा जी तैयार हो गई। और हेमा जी का क्योंकि पर्सनली वो ओबलाइज फील करती थी सिप्पी से, तो वो भी आ गई। अब असली तलाश हुई गब्बर की। गब्बर के रोल के लिए सब भारत के लोग जानते हैं कि डैनी फाइनल हो चुके थे, और डैनी धर्मात्मा भी साइन कर चुके थे। धर्मात्मा की शूटिंग अफगानिस्तान में स्पेशल परमिशन से हुई थी, और फिरोज खान साहब की इस फिल्म में उनका रोल पॉजिटिव भी था। तो डैनी साहब चाहते थे कि वो दोनों फिल्में करें, लेकिन जब फिरोज खान साहब ने उन्हें ये कहा कि पहले आपने धर्मात्मा की है साइन, तो वो अपने कमिटमेंट को निभाने के लिए उन्होंने शोले छोड़ दी। और शोले के लिए इधर उधर देखते देखते सलीम जावेद साहब ने एक दिन उन्हें रिकमेंड किया
कि अपने समय के मशहूर कलाकार जयंत का बेटा अमजद प्लेज में बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उस समय उनको लिया गया। लेकिन उनकी साथ दिक्कत ये आई कि उनकी आवाज़ पर बड़ा हंगामा हुआ और अंत तक डबिंग तक सलीम जावेद साहब भी ये कहते रहे इनकी आवाज़ अच्छी नहीं है। पहले शॉट के लिए जब वो जाने लगे मुंबई से, तो उनका प्लेन जो था वो टेक ऑफ होने के बाद टेक्निकल खराबी के कारण वापस आ गया। और अमजद जो बहुत धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, कुरान को माथे पर लगाकर जो थे वो घर से निकले थे, अपनी पत्नी शैला और बेटा जो 1 महीने का था उनको छोड़कर, और कैंसर से पीड़ित पिता जयंत को छोड़कर वो उस फिल्म की शूटिंग के लिए निकले थे। लेकिन फ्लाइट का वापस आना गब्बर के रोल करने वाले अमजद को लगा कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो गया और अब मुझे फिल्म से बाहर कर दिया जाएगा। सब यात्री चले गए, पर वो एयरपोर्ट पर बैठकर रोते रहे और वहाँ 5 घंटे बाद अनाउंस हुआ कि ये फ्लाइट दोबारा जाएगी और वो बेंगलोर पहुंचकर शूटिंग में शामिल हुए। लेकिन पहले सीन में अरे ओ सामा कितने आदमी थे, इस सीन को 40 रीटेक करने के बाद भी ओके नहीं किया गया और उन्हें आराम करने के लिए होटल भेज दिया गया। वहाँ जया भादुड़ी के पिताजी की लिखी हुई एक डाकों पर किताब, जया भादुड़ी जी के पिताजी भोपाल में एक पत्रकार थे, तरुण भादुड़ी जी की वो पुस्तक उन्होंने पढ़ी और उन्होंने उस डाकू के कैरेक्टर को अपने अंदर ढाला। उनका एक धोबी जो ऐसे अपनी पत्नी को बोला करता था अरे ओ शीला, वहाँ से गब्बर सिंह के कैरेक्टर में उन्होंने वो रोल फिट किया और वो अगले दिन आते ही वो टेक ओके हो गया और फिल्म की शूटिंग चल निकली। अब वो किस्से हैं बड़े जो हेमा जी और धर्मेंद्र जी कई बार सुना चुके हैं कि शूटिंग के पैकअप के बाद जब वो जाते थे तो धर्मेंद्र और हेमा जी के बीच में हेमा जी के पिताजी बैठ जाते थे कार में। ये भी एक किस्सा है कि एक बार ये लोग लेट हो गए तो धर्मेंद्र जी और अमिताभ बच्चन ऑटो से बेंगलोर से शूटिंग के लिए पहुंचे। और ये भी एक किस्सा है कि धर्मेंद्र जी वहाँ द्वारका दिव्येचा जो बहुत बड़े उस समय कैमरामैन थे उनको पटा के अपने रिटेक्स हेमा जी के साथ कई शॉट्स के कराते थे या जानबूझकर गलती कर देते थे रोमांटिक सॉन्ग्स या रोमांटिक सीन्स की। और ये भी एक किस्सा है कि धर्मेंद्र जी वहाँ लाई गई बियर पी जाया करते थे। और ये भी एक किस्सा है कि धर्मेंद्र जी वहाँ शोले की शूटिंग के समय 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि उन्होंने बेंगलोर जाने से मना कर दिया और अपने देसी अंदाज में कहा भैया यहाँ 4 पाई लगाओ, मैं तो यहीं सो जाऊँगा। ये सब चलता रहा, शूटिंग चलती रही और शूटिंग कंप्लीट हुई और शोले को 70 mm पर उतारने के लिए मुंबई से उनके प्रिंट लेकर रमेश सिप्पी साहब पहुंच गए लंदन। अब लंदन पहुंचे तो लंदन में वो उसका प्रीमियर रखना चाहते थे या वहाँ लोगों को दिखाना चाहते थे, पर लंदन की गवर्नमेंट ने अनुमति नहीं दी। कहा कि ये फिल्म केवल यहाँ एडिटिंग और ये सारे काम करने के लिए आई है, डेवलप करने के लिए, इसको यहाँ नहीं दिखा सकते। वो इंडिया के लिए चली, 15 अगस्त उसकी डेट फिक्स हो गई थी। 14 अगस्त को जब वो यहाँ प्रिंट पहुँचे तो उसको एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट ने रोक लिया। जीपीसीपी साहब का बहुत प्रभाव और बड़े कनेक्शंस थे। उस समय वीसी शुक्ला इमरजेंसी का दौर था, वो सूचना प्रसारण मंत्री थे, तो उनको आग्रह किया। रजनी पटेल जो मुंबई के उनके मित्र थे वो भी मंत्री थे। तो इस तरह पॉलिटिकल कनेक्शंस के कारण वो प्रिंट तो छुड़ा लिया गया, लेकिन फिल्म 35 mm में ही रिलीज करनी पड़ी 15 अगस्त को। और सारे मुंबई के थिएटर्स में जाकर रमेश सिप्पी साहब बहुत परेशान हुए क्योंकि फिल्म की रिपोर्ट अच्छी नहीं थी। उस समय हिंसक फिल्मों को लोग नकारते थे और लोगों ने कहा इसमें कोई हाथ काट देता है, पूरा घर का घर मार दिया गया, तो इस तरह की वायलेंस फिल्म को कौन देखेगा। और कैसे ये सेंसर बोर्ड ने पास कर दी। उस समय तो सेंसर बोर्ड के नियम भी ऐसे थे कि फाइट तुम इतने मिनट की दिखाओगे, लेकिन इस फिल्म को अपने सभी राजनीतिक प्रभाव के कारण, कुछ लोग कहते हैं जीपीसीपी साहब के कनेक्शन, कुछ लोग कहते हैं कि गांधी फैमिली से अमिताभ बच्चन जी के कनेक्शंस के कारण ये फिल्म जो थी ये पास हुई थी, लेकिन फिल्म को पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया। अब आज सुनने में ये बड़ा आश्चर्यजनक लगता है,
न उस समय सोशल मीडिया था, न टीवी में इतनी खबरें फिल्मों की आती थी, और अखबारों में हमने कहीं नहीं पढ़ा कि ये फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन हम अब अपनी बात बताते हैं कि शोले जब आई तो रेस्ट ऑफ हिस्ट्री, शोले जैसी फिल्म उस समय किस तरह पब्लिक का रिएक्शन था। वहाँ हमें तो यही पता लगा कि शोले बहुत बड़ी हिट हो चुकी है। और मुझे आज भी याद है कि सितंबर या अक्टूबर, अभी डेट में बता दूंगा सोच के कभी, तो ये फिल्म जब यहाँ नॉर्थ में रिलीज हुई, दिल्ली में मुझे याद है अम्बा सिनेमा, प्लाजा सिनेमा और इन सिनेमाज में हमने इसके जा जाकर हमने होर्डिंग्स, पोस्टर देखे और ऐसा क्रेज हुआ। हम तो जब मेरठ भी नहीं पढ़ते थे बल्कि बड़ौत पढ़ते थे हम अपने कस्बे में, लेकिन मेरे भतीजे विनोद से हमने आग्रह किया कि इसको फर्स्ट शो में देखना ज़रूरी है। और वो मेरठ के मेनका सिनेमा के मैनेजर को जानते थे। उन्होंने उससे निवेदन किया और एडवांस में उनको पैसे दे आए और कहा कि हम 6-7 दोस्त आएंगे, तुम हमारे 7 टिकट रोक के रख लेना। हम पहले शो में मेरठ मेनका सिनेमा हॉल में पहुंचे। इससे पहले हमने टिकट ले लिए और वहाँ एक कोई अंग्रेजी की फिल्म चल रही थी मॉर्निंग शो में, उसको हमने इसलिए देख लिया कि और कहाँ जाए। हम सुबह सुबह 8 बजे वहाँ पहुँच गए और ऐसा क्रेज मैंने किसी फिल्म का ना देखा है, शायद इस जन्म में। अब तो फिल्म देखने का तरीका ही बदल गया। तो ये फिल्म 2 थिएटर में, एक ऑडियन सिनेमा जो बिल्कुल मुस्लिम बाहुल एरिया में था वहाँ भी लगी थी, और ये हमने मेनका में देखी। और मुझे ये याद है कि जब स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आया शोले, तो उस समय ताली बजती रही 3 मिनट, और जैसे ही शोले लिखा हुआ आया तो जो आज रजनीकांत के लिए साउथ में कहते हैं, हमने उस समय ये दृश्य देखा। और शोले 23 रील, इसके भी बहुत जोर से बोला लोगों ने, 23। उस समय लंबी फिल्मों को पसंद करते थे। अब शोले जो है वो ख़त्म होने से पहले ही मुझे गब्बर सिंह का लगा कि शायद ये रंगा खुश जोगिंद्र की नकल कर रहे हैं अमजद खान, लेकिन फिल्म के अंत आते आते वो जहन में उतर गए। और वो भी एक कहानी है कि सलीम जावेद साहब ने इस फिल्म को फ्लॉप, जब ये मुंबई में थी तो ये कहा कि इसकी आवाज़ जो है वो अच्छी नहीं है। और फिल्म के अंत बनने और रिलीज होने तक अमजद खान और सलीम जावेद, जिन्होंने उस समय उन्हें रिकमेंड किया था, उनके संबंध इतने बिगड़ गए कि अंत तक सलीम जावेद की किसी फिल्म में अमजद खान कभी भी काम नहीं कर पाए। तो अगर आप ये देखिए कि उस फिल्म का एक इतिहास है। असरानी साहब को हिटलर के गेटअप में पेश करना, और फिर फिल्म की 2 रील बाद में बढ़ाना, क्योंकि फिल्म बहुत लंबी हो गई थी, और फिल्म में एडिटिंग करके कुछ सीन जो गब्बर को जब संजीव कुमार पकड़ते हैं वहाँ से करना, फिल्म का क्लाइमैक्स जिसको हिंसक माना गया उसको सेंसर बोर्ड द्वारा बदलवाना, फिर दर्शकों का ये सोचना कि इतना ही हिंसा करने के बाद भी गब्बर को जिंदा नहीं दिखाना चाहिए था। तो ये सारी कंट्रोवर्सीज होती गई, और शोले के विलन अमजद को जो गब्बर का मरने का सीन है वो यूट्यूब पर भी पड़ा हुआ है, और मुझे लगता है कि कम से कम आधे घंटे की फिल्म अभी भी यूट्यूब पर है, जिसको एडिटिंग में काट दिया गया था लंबी फिल्म होने के बावजूद। कई सीन ऐसे हैं, लेकिन इस फिल्म के करैक्टर लोगों के जहन में उतर गए। और कालिया, जिसका एक डायलॉग है कि सरदार हमने आपका नमक खाया है, और गांव में जाकर वो लूटने के लिए गब्बर की तरफ से भेजा गया, आज तक उसी फिल्म से वीजू खोटे को जाना गया। और दूसरे मैकमोहन, जो उस समय लोग नाम जानने लगे थे, अनेक फिल्मों में, हकीकत जैसी फिल्म में उनका लंबा चौड़ा रोल आ चुका था। मैकमोहन साहब का केवल एक डायलॉग है जिससे वो अमजद पूछते हैं, अरे ओ साहबा कितना इनाम रखे है सरकार हम पर, और वो कहते हैं पूरे 50,000। बस उस डायलॉग के कारण मैकमोहन इतने दुखी हुए और रमेश सिप्पी साहब को बोले कि कुछ आपने काट दी, कुछ सेंसर बोर्ड ने काट दी, तो बचा हुआ रोल भी मेरा निकाल दो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रमेश सिप्पी साहब ने कहा फिल्म आने दो और तुम्हें सारा देश याद करेगा। तो मैकमोहन फिल्म देखने भी नहीं गए, उन्हें था कि कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर वो हफ्ता 10 दिन बाद सड़कों पर कहीं चले गए
और चारों तरफ अरे ओ सांबा हुई, तब उन्हें पता लगा ये क्या हो गया, तब वो फिल्म देखने लगे, चले गए। तो उसके बाद इस फिल्म का जो क्रेज पैदा हुआ वो एक अलग क्रेज था। इस फिल्म में जो गाने थे वो बहुत अच्छे नहीं माने गए थे, लेकिन महबूबा महबूबा बहुत हिट हुआ। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक आर डी बर्मन साहब ने बेजोड़ बनाया था। और जब हम इस फिल्म को अलग अलग एक्सपीरियंस लेने के लिए, एक नए नए हम भी स्टूडेंट थे, तो हमने कहाँ कहाँ ओडियन सिनेमा में जाकर देखी, हम कहाँ करनाल में मैं अपने भांजे विक्रांत जो उस समय 6 साल का था उसको दिखाने के लिए, पिताजी भी वहाँ थे, चोरी की, पता नहीं किसके घर सोए, कैसे किया। और इस फिल्म को करनाल में जो बिल्कुल बाहर एक शायद केसी नाम था थिएटर का, वहाँ जाकर उसको दिखाया, फिर वापस आए और शोले के लिए हमने पढ़ाई लिखाई सब छोड़कर शोले देखनी आरंभ कर दी, अनगिनत बार उसे देखा। और फिर आया एक और दौर कि शोले का डायलॉग बच्चे बच्चे की जबान पर चढ़ गया, और यहाँ तक चढ़ा कि अमजद साहब जब तक शोले बहुत हिट नहीं हुई थी, बॉम्बे में रिलीज हो गई थी, तो असरानी साहब के साथ गुजरात कहीं गए हुए थे, वहाँ चाय की दुकान पर उन्होंने देखा कि शोले के डायलॉग बज रहे हैं, और उसने पूछा भाई ये क्या है, तो वो कह रहे हैं कि चाय की दुकान वाला जब तक वो बीच में बैकग्राउंड म्यूजिक बजता अगला डायलॉग बोल देता। तो फिर असरानी ने कहा कि अब तू देख गब्बर ये क्या होगा, और कहते हैं कि वो अमजद एक साइड में जाकर नीचे बैठकर रोने लगे और कहने लगे असरानी भाई मैं अमर हो गया। तो ये एक कहानी है, वाकई उसका हर पात्र अमर हो गया, छोटे से छोटा पात्र अमर हो गया। ए हंगल साहब अमर हो गए, बड़े कलाकार 6 के 6, उसके पोस्टर कमाल का पोस्टर था उसका, 6 के 6 कैरेक्टर्स को एक लाइन में दिखाया गया था। और उधर फिल्म में चाहे वो जलाल आगा हो जिन्होंने महबूबा महबूबा की लिपसिंग की थी, और चाहे वो आर डी बर्मन साहब का गाया हुआ गाना हो, लेकिन धर्मेंद्र जी और हेमा जी पर पिक्चराइज गाने बहुत हिट नहीं हुए। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे एवरेज हिट था उस समय, लेकिन बाद में ये क्रेज बनता चला गया, और सौभाग्य देखिए कि जंजीर सुपर डुपर हिट हो गई थी, और अमिताभ बच्चन का क्रेज उस समय लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। सलीम जावेद साहब जिन्होंने उस समय देश में युवाओं में जो बेरोजगारी और जो अंदर से फ्रस्ट्रेशन था, और जो जयप्रकाश जी के आंदोलन के कारण इमरजेंसी की घुटन थी, उस सब को अभिव्यक्ति दी थी जंजीर में, और उसके बाद उसका विस्फोट था शोले। तो ये दोनों फिल्मों से इतना क्रेज इस फिल्म का बना कि वो एक इतिहास बन गया। बाद में एक नई कंपनी पॉलीडोर करके थी, उसने इसके रिकॉर्ड्स डायलॉग्स के आए, और हमें पहली बार ये लगा, और मैं जिसके पास सिवाय जो स्कूल की फीस या हॉस्टल में रहने का खर्च मिलता था, शोले चलती गई और हम मेरठ कॉलेज में पढ़ने आ गए। तो वहाँ हमने एक बार इरादा किया कि मैं अपने मामा के गांव जाऊंगा, और जो बच्चे मेरे साथ फिल्मों के शौकीन थे, मामा के गांव में मैं पढ़ा था 1 वर्ष उस समय, कि उनको इसके डायलॉग सुनाऊंगा, क्योंकि तब ये तो रिवाज था नहीं कि फिल्म सारे देश में एक साथ रिलीज हो जाए, छोटे सेंटर्स में वो नहीं पहुंची थी, लेकिन गांव गांव उसकी चर्चा चलती जाती थी और सालों चलती रहती थी। छोटे सेंटर्स में शोले उस समय लगभग 3-4 वर्ष बाद रिलीज हुई, और लगातार वो फिल्म भारत की कल्ट फिल्म नहीं, भारत की सबसे बड़ी फिल्म बन गई। जिन्होंने आज तक ये फिल्म नहीं देखी वो ओरिजिनल शोले देखें, बाद के रीमेक्स या उनमें कुछ चेंज करके जिन लोगों ने दिखाई, मुझे वो मज़ा नहीं आया। पर उस फिल्म के डायलॉग्स बच्चे बच्चे की ज़बान पर चढ़ गए, और वो आज तक जिंदा हैं। शोले जैसी फिल्म भारत में उस तरह हो सकता है कोई बाद में बनाए, और उस समय के इतिहास को देखें तो शोले में जो खर्च आया था उस समय कहते हैं 5 करोड़ रुपया लगा था, जो आज तो शायद 500 करोड़ के बराबर हो। अगर वो फिल्म फ्लॉप हो जाती तो क्या होता, लेकिन वो फिल्म एक इतिहास है, और जिसने वो इतिहास नहीं पढ़ा या नहीं देखा, आज की फिल्म वाले सोचेंगे यार इतने पुरानी 72 की शुरू हुई 75 में रिलीज हुई, तो इस तरह की फिल्म शायद वो देख ना पाए। लेकिन जब शोले देखोगे तो छोड़ नहीं पाओगे। और उसका रेल डकैती का जो पहला दृश्य है
वो मेरे जहन में ऐसा है कि मैं उसको हर हफ्ते अपने मन में उसको चलाता हूँ एक रील की तरह। तो शोले अवश्य देखें और सलाम करें रमेश सिप्पी जी के निर्देशन को, सलीम जावेद जी की राइटिंग को और शोले के हर उस पात्र को जो अमर हो गया। तो शोले भारत की एक प्रतिनिधि फिल्म है जिसका नाम सदा सदा के लिए लोगों के दिल पर अंकित है। आइए यहाँ हम इसको समाप्त करते हैं। नमस्ते, अगली बार फिर कभी। धन्यवाद।